वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम 1357 जो है सेमेस्टर्स और सेमेस्टर्स उनकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम लोग उनकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले हमारी क्लासेस का जो मोटिव है वो ये है कि 5th और 7th सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट है, चाहे वो नए सिलेबस पे बेस्ड हो या वो पुराने सिलेबस पे बेस्ड हो, उनको एक बार कवर अप कर लें। उसके बाद में, क्योंकि फर्स्ट और 3 के पेपर जो है वो कंपैरेटिवली बाद में होते हैं, तो इसलिए हम पहले 5th और 7th के सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट लेक्चर है, वो है सेमेस्टर है 7th सेमेस्टर और सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डीएसएस फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे 5th सेम में हैं उनके भी डीएसएस है, और जो बच्चे सिलेबस चेंज होने से पहले थे वो 7th सेमेस्टर में डीएसएस थी। तो एक ही लेक्चर सीरीज है जो कि दोनों बच्चों के काम में आएगी। बट जो 5th सेमेस्टर मतलब अभी मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये ध्यान में रखना होगा कि उनको डीएसएस 1 और 2 दोनों पढ़ना है। ठीक है, तो 1 भी पढ़ना है, 2 भी पढ़ना है। ओके, तो उनकी भी यूनिट तैयार हो रही है और जो पुराने वाले बच्चे हैं उनकी भी यूनिट तैयार हो रही है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, डीएसएस वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर 5th और 7th जिस भी सेमेस्टर की है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होने की वजह से थोड़ी टफ भी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सब्जेक्ट को देखिएगा। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट में जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1, वो यूनिट नंबर 1 है आपकी प्लास्टिक एनालिसिस। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर इसका नाम प्लास्टिक एनालिसिस क्यों है, पढ़ तो पढ़ रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट का नाम तो है स्टील और यहाँ पर आ गया प्लास्टिक। ठीक है, तो अगर आप इसको इसके बेसिक के साथ समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लास्टिक वर्ड का मतलब क्या है। इसके लिए आपको जाना होगा 3rd सेमेस्टर की सोम में, और 3rd सेमेस्टर की सोम में जाके आपको याद है, अगर अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था, है ना, ज्यादा डीप में तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय कम है। बस हमको केवल ये समझना है कि प्लास्टिक एनालिसिस वर्ड का यहाँ पे मीन क्या है, मतलब क्या है। तो आपको याद हो तो अपन ने ऐसा करके स्ट्रेस स्ट्रेन एक डायग्राम बनाया था माइल्ड स्टील के लिए। तो याद है, अभी तक हम लोग क्या कहते थे इंजीनियर लोग, अभी तक हम लोग कहते थे कि ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट के ऊपर ही क्या होता है आपका यील्ड प्लेटू, मतलब सी पॉइंट के ऊपर ही आपका जो फ्रैक्चर है वो हो जाता है, यील्ड पॉइंट इसको आप बोलते हैं। बट इंजीनियर लोगों ने बाद में देखा कि यार एक्चुअली अल्टीमेट फेलियर जो है वो अल्टीमेट फेलियर तो इस एफ पॉइंट पर जाकर के होता है। तो आप इतना सेगमेंट छोड़ क्यों रहे हैं? ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप इतना सारा छोड़ क्यों रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप इतने को फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से छोड़ दीजिए, बट इस रीजन को तो आप कंसीडर कीजिए। और इस रीजन का नाम अगर बच्चों आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस रीजन का नाम होता है यील्ड प्लेटू, या फिर इसी को बोला जाता है प्लास्टिक रीजन। तो क्योंकि आप अपने स्टील स्ट्रक्चर में आप क्या इंकॉर्पोरेट करने वाले हैं, अब आप उसमें इस वाले रीजन को इंकॉर्पोरेट करने वाले हैं, तो इसलिए प्लास्टिक रीजन को कंसीडर करने की वजह से इस टॉपिक और इस यूनिट का नाम हुआ प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है, तो मतलब आप ये देखना चाहते हैं कि अभी तक अपने जितनी भी स्टडी की है, चाहे वो सोम हो, टॉस हो, आरसीसी, डीसीएस हो, कुछ भी हो, अभी तक हमने केवल इलास्टिक रीजन पे बेस्ड, जो ये वाला रीजन होता है ओए रीजन, जिसको इलास्टिक मतलब प्रोपोर्शनल रीजन के बाद जो एबी रीजन होता है जिसको इलास्टिक रीजन बोलते हैं, अभी तक हमने स्टडी केवल उसी रीजन तक की है। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि अगर ये सीडी वाला रीजन है, अगर इसको और इंकॉर्पोरेट कर लिया जाए तो व्हाट चेंजेस विल बी, है ना, किस प्रकार के चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस यूनिट में बता दूं कि इस यूनिट में है क्या और इस यूनिट को पढ़ना कैसे है पास करने के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किसी भी यूनिट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए यही होता है कि पहले आप ये समझें कि उससे पेपर कैसे बनने वाला है। तो पेपर कैसे बनने वाला है इसको आप ऐसे समझें कि इसमें 2-3 टॉपिक हैं। जैसे एक टॉपिक है शेक फैक्टर, है ना, एक टॉपिक है प्लास्टिक हिंज, और एक टॉपिक है इसके अंदर कोलैप्स मैकेनिज्म। जिस बच्चे ने ये तीनों टॉपिक कर लिए उसके 16 नंबर इस यूनिट के कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता, आई विल गारंटीड ये समझ लीजिए। शेप फैक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके 3-4 डेरिवेशंस हैं, उनको आपको देखना पड़ता है। प्लास्टिक हिंज क्या है उसको आपको समझना होगा। कोलैप्स मैकेनिज्म में न्यूमेरिकल बनता है जो या तो 8 मार्क का बनता है, और अगर वो फ्रेम वाला बनता है तो फ्रेम वाला पूरा का पूरा 16 मार्क का बनता है, पूरा का पूरा 16 मार्क का। तो आपको इस चीज को ऐसे समझना होगा कि अपने को इस चीज को अच्छी तरह से करना होगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम शेप फैक्टर। क्या पहला पॉइंट ये हमारा क्लियर हुआ कि हम लोगों को ये यूनिट में हम तो सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, बट बाय विल कॉलिंग यूनिट नंबर 1 एज प्लास्टिक एनालिसिस और प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस बिकॉज़ वी आर incorporated the reason of plastic reason. When we consider the stress strain diagram for mild steel, then we will consider a CD yield plate reason or plastic reason, and it incorporated in the steel structure design. So that's why it will be known as plastic analysis.
ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अब फर्स्ट टॉपिक शेप फैक्टर। आज की क्लास में मेजॉरिटी में शेप फैक्टर ही अपना टॉपिक रहेगा, इसको अच्छे से समझना है। शेप फैक्टर अगर किसी बच्चे ने अच्छी तरह से किया है तो उस बच्चे के 8 मार्क पेपर के अंदर कंफर्म। एक पक्की डेरिवेशन है, 100% कंफर्म डेरिवेशन है शेप फैक्टर से। ठीक है, वी विल स्टार्ट इट। ओके, देखिए बच्चों, समझिएगा शेप फैक्टर का मतलब क्या है। अब आपने अगर ये समझा है कि यार अगर अपन को किसी नई चीज को पढ़ना है, नई चीज को समझना है, तो अपने को पहले ये समझना होगा कि अपन ने किसी ऐसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अभी तक हमें पता ही नहीं है। अभी तक हमें ये पता ही नहीं है। जैसे आप लोगों के सर में को ये पता है कि मोमेंट का फॉर्मूला W²/8 होता है या क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब हमको पता है, बात सही है आपकी। लेकिन वो सारी चीजें इलास्टिक रीजन में कंसीडर्ड होंगी। जब वो सब चीजें प्लास्टिक रीजन में आएंगी तो क्या होगा, किसी चीज को समझना है। तो सबसे पहले शेप फैक्टर क्या है। तो शेप फैक्टर क्या है बच्चों, शेप फैक्टर को आप कहेंगे इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस टू प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। ये इसकी डेफिनेशन है। कई बार इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी टू द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, है ना। तो आप इसको शेप फैक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं और ऐसे का फॉर्मूला होता है ZP/ZE। अच्छा, हम लोगों ने उल्टा लिख दिया है, पहले प्लास्टिक आएगा, है ना, और फिर आएगा आपका इधर आपका इलास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस टू द इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। और इसी को कैसे भी डिफाइन करते हैं, MP/MB, मतलब प्लास्टिक मूवमेंट रोटेशन कैपेसिटी टू द इलास्टिक मूवमेंट रोटेशन कैपेसिटी। अब बात क्या आती है कि जैसे आपको ये निकालना है ZE, तो सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है सर, I/Y होता है। ठीक है, I/Y होता है। और अगर मान लो जैसे मैं एक केस लेता हूं, केस 1 जैसे अपन जिसको कंसीडर करते हैं वो सपोज रेक्टेंगुलर केस है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि रेक्टेंगुलर केस के लिए निकाल के बताओ कि शेप फैक्टर कितना है, मैं आपको बाद में ये भी समझाऊंगा कि शेप फैक्टर पढ़ने का फायदा क्या होगा। बट पहले ये समझते हैं शेप फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन समझी। अब हम समझते हैं कि जैसे आपको ZE निकालना, मान लो ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, कोई स्टील ब्लॉक, इसकी ये जो विड्थ है B है और ये जो डेप्थ है वो D है। ओके, तो इसका कहीं कोई न्यूट्रल एक्सिस भी होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस से अगर आप इसका इलास्टिक स्ट्रेन डायग्राम बनाते हो इलास्टिक कंडीशन में, तो ये ऐसा बनता है, आपको अच्छी तरह से पता है। बट आपने इसको अभी लोडिंग करना छोड़ा नहीं, मतलब आप अभी इसको और लोड कर लो, तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे इसमें रेक्टेंगुलर जो है फॉर्मेशन आने लगता है। और लास्ट टाइम पर ऐसा आता है कि इट विल चेंज इनटू सेपरेट ब्लॉक्स, 2 सेपरेट ब्लॉक बन जाते हैं ऐसे करके। ये तो डायग्राम में अभी ज्यादा क्लियर नहीं है, डायग्राम में से लग रहा है ऊपर एक छोटा एक बड़ा है, बट दोनों सेम है। ठीक है ना। इस स्टेज को बोलते हैं आप इलास्टिक स्टेट, इस स्टेट को बोलते हैं बच्चों इलास्टोप्लास्टिक स्टेट, इलास्टोप्लास्टिक। और ये स्टेज होती है आपकी प्लास्टिक स्टेट। मतलब प्लास्टिक स्टेट का मतलब है कि हमने इमेजिनरी उस प्लेन को कंसीडर कर लिया है, उस लोकेशन को कंसीडर कर लिया है जहां पर कि ये 2 इक्वल पीसेस में कट हो गया है, ऐसा हम मान रहे हैं। इमेजिनरी है बट ऐसा हमको मानना पड़ेगा हमारी स्टडी के लिए। तो हमने देखा कि सर शेप फैक्टर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है सर, आपको ZP/ZE कर देना है। बिल्कुल सही है बच्चों, यही करना है। तो सबसे पहले हम लोग ZE पर बात करते हैं। तो ZE के लिए मैंने बताया आपको I/Y। अब आपको पता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए BD³/12 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और सेंट्रोइड कहां होगा बच्चों इसका, सेंट्रोइड इसका कहीं होगा D/2 डिस्टेंस पर, यही तो होगा सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड कितने पर होगा, D/2 पर। ऊपर से देखोगे तब भी D/2, नीचे से देखोगे तब भी D/2, तो ये हो गया आपका D/2। तो फाइनली इट विल बिकम BD²/6। ओके, अब दूसरी बात आती है प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस की। तो बच्चों देखो, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस वैसे तो इसकी भी एक डेरिवेशन है छोटी सी, बट मैं तो चाहूंगा कि आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें, A/2 Y1 बार प्लस Y2 बार। और बच्चों फॉर्मूला भी याद करने से ज्यादा जरूरी है समझना कि वो क्यों है और क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो एरिया आएगा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया क्या होगा बच्चों, वो तो आपको पता है सर B/D। फॉर्मूले में डिवाइड/2 है तो डिवाइड/2 तक भी ठीक है। Y1 बार और Y2 बार क्या है बच्चों, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये रेक्टेंगुलर के केस में समझ में आ गया तो 3 और केसेस है उनके लिए भी आप इसको कर पाएंगे। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक में ये जो प्लास्टिक सेक्शन हुआ तो ये ऑलरेडी D/2 है भाई, 2 पार्ट हुए किसी चीज के, तो D/2 तो ऑलरेडी हो चुका है। और इस D/2 का भी सेंट्रोइड कहां पर होगा, तो आपका जवाब क्या होगा सर, उसके आधे पर, क्योंकि हमें तो पता है सर रेक्टेंगुलर में जितनी भी डेप्थ होती है उसके आधे पर CG होता है। तो इस प्लास्टिक स्टेट में जो इंडिविजुअल 2 सेक्शन कटेड हो गए हैं उनके इंडिविजुअल CG कितने पर है, D/4 पर। तो इसकी वैल्यू हो गई D/4 प्लस D/4।
फाइनली इट विल मेक व्हाट BD स्क्वायर बाय 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने फॉर्मूला लिखा है S बराबर ZP ओवर ZE, तो ZP की जगह आप क्या लिख दीजिए BD स्क्वायर बाय 4, ZE की जगह लिख दीजिए BD स्क्वायर बाय 6, तो फाइनली BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कट जाएगा 6 बाय 4 इक्वल्स टू 1.5। तो शेप फैक्टर आपका कितना निकल के आ गया बच्चों 1.5। ये तो हुआ डेरिवेशनल प्रोसेस। अब आपको समझाने वाला हूं ये कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैंने आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि S को अपन MP अपॉन ME भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर आपने प्लास्टिक सेक्शन पढ़ा तो रहे हो बट इसका फायदा क्या हुआ एज ए प्रैक्टिकल लाइफ, तो S की वैल्यू यदि 1.5 है बच्चों, इसको आप यहाँ पे रखोगे तो क्या आपको समझ में आता है कि MP की वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ ME होगी। मतलब कि इलास्टिक स्टेट में जितनी भी उसकी मूवमेंट रोटेशन कैपेसिटी थी प्लास्टिक स्टेट में उसकी 1.5 टाइम्स हो गई, मतलब 1.5 गुना हो गया। सपोज पहले आप गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल भरा करके 50 किलोमीटर जा पा रहे थे, तो आपने एक थ्योरी डेवलप की और अब आप 100 रुपए के पेट्रोल में 75 किलोमीटर जा पा रहे हो, तो विच इज बेस्ट फॉर यू। जब आपको 100 रुपए में 75 किलोमीटर चल पा रहे हो ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो अपन ने इसको देखा, इसके मेजर बेनिफिट थे। अच्छा, मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर शेप फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये थ्योरी गलत है। बिल्कुल, S की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होती है किसी भी केस में। इवन रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर के केस में तो ये वैल्यू 2.34 होती है, मतलब 2.5 गुना के आसपास तक आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर आपने ये रेक्टेंगुलर सर्कुलर दिख रहा है वैसे तो इसको एक बार मान लीजिए रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया, इलास्टिक थ्योरी से अगर ये 50 किलो लोड ले सकता है तो प्लास्टिक थ्योरी से ये वाला कितना लोड लेगा 50 × 1.5 दैट विल 75। ठीक है, इसलिए अपन ने शेप फैक्टर को पढ़ना। इस डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आइए और पूछिए। और देखो बच्चों, जैसा कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आपका क्या इसमें निजी हित है कि आप फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, है ना, फ्री में तो कोई किसी की मदद भी नहीं करता, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपका क्या हिडन प्रॉफिट है। तो इसका जवाब यही है कि जनरली लोग दूसरों की मदद नहीं करते, अब हमें पसंद है ऐसा करना तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बजाय इस मैटर में जाने के आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपको कोई बेनिफिट हो रहा है तो आपको उसको कंसीडर करना है, लेना है उसको। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो जैसा पहला केस हमने देखा रेक्टेंगुलर का, ऐसे ही दूसरा केस बनता है सर्कुलर का। सर्कुलर सेक्शन के अंदर जैसे आपका कोई सर्कुलर सेक्शन है, उस सर्कुलर सेगमेंट का आप देखेंगे तो सर्कुलर सेगमेंट में पहले इलास्टिक स्टेट तो वैसी ही बनेगी, है ना, इलास्टिक स्टेट तो वैसी बनेगी, इलास्टोप्लास्टिक स्टेट भी वैसी ही बनेगी, थोड़ी ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे ऐसे, ये इलास्टोप्लास्टिक है। और लास्ट में प्लास्टिक स्टेट में मैंने आपको बताया कि दो इक्वल उसमें कट हो जाएगा। ठीक है, ये जो कहानी है ना, इसको ऐसे नहीं समझना है कि सर सर्कुलर है तो तब भी रेक्टेंगुलर कैसे बन गया। ये इमेजिनरी डायग्राम होते हैं ये समझने के लिए कि थ्योरी का सेंस क्या है, बस। ऐसे नहीं सर्कुलर को काटोगे तो सर्कुलर ही दो सेमी सर्कल ही बनेंगे, दैट इज इजीली अंडरस्टूड, बट ये थ्योरी कंसीडरेशन के लिए होता है केवल। अब आप इसमें समझिए, प्रोसेस वही है, करना आपको काम वही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया S बराबर ZP/ZE होता है। तो अब आप बात करेंगे कि सर इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस कितना है इस केस में, इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। तो इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस कितना होगा बच्चों इस केस में, ZE का फार्मूला वापस से, फार्मूला तो बदलेगा नहीं, I/Y। अब एक सॉलिड सर्कुलर बार है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो उसका फार्मूला होता है π/64 d⁴। और एक सर्कल को भी सेंट्रोइड तो बीच में ही होगा, एक सर्कल है उसका सेंट्रोइड d/2 पर ही होगा, इट विल अगेन d/2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा π/32 d³। ठीक है, ये आपका इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस आ गया। और बच्चों प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस का वही फार्मूला जो थोड़ी देर पहले आपको समझाया, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। तो ZP का क्या फार्मूला है, वही A/2 y1 बार प्लस y2 बार। अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एरिया तो कितना होगा हमें पता है सर, π/4 d² होता है या πr², बात एक ही है। तो π/4 d² तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटे 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट y1 बार y2 बार में प्रॉब्लम है। रेक्टेंगुलर को दो पीसेस में काटा तो दो रेक्टेंगल बनेंगे, सर्कल को जब दो पीसों में काटोगे तो दो सेमी सर्कल बनेंगे। और सेमी सर्कल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, और इस सेमी सर्कल का CG जो होता है ना, वो बच्चों d/4 पे नहीं होता है, वो कितने पर होता है, वो होता है 2d/3π पे। ये ध्यान रखना, कितने पर होता है, 2d/3π। तो 2d/3π तो पहले वाले का हो जाएगा और 2d/3π ही दूसरे वाले का हो जाएगा। तो बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया π/8 d², 2d3π तो ये हो गया 4d/3π। तो बच्चों इसको सोल्व करोगे, पाई से पाई कट गया,
और 4 से ये कट गया 2 बार, तो क्या d क्यूब बाई 6 आ गया, क्या d क्यूब बाई 6 आ गया। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, जब फॉर्मूले में पुट करोगे तो s बराबर zp ओवर zd हो जाएगा। zp कितना निकाला अभी अभी, d क्यूब बाई 6, ze कितना निकाला था पाई बाय 32 d क्यूब, तो बच्चों d क्यूब से d क्यूब कट हो जाएगा और 32 अपॉन 6 पाई, जब 32 अपॉन 6 पाई को आप कैलसी से सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.69, मतलब सर्कुलर शेप के लिए 1.69 वैल्यू होती है शेप फैक्टर की। मतलब अगर आपका कोई सर्कुलर सेक्शन है तो प्लास्टिक मूवमेंट रोटेशन कैपेसिटी 1.7 टाइम ऑलमोस्ट एम की होती है बच्चों, है ना, 1.7 मतलब 70% इंक्रीज हो गया। सर ये तो बात हुई समझने की और फिजिकल सिग्निफिकेंस की। अब आप ये बताइए एग्जाम में क्वेश्चन है कैसे आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय शेप फैक्टर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सर्कुलर सेक्शन। सर आपको कैसे पता पेपर में क्वेश्चन आएगा? देखो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आइडिया हो जाता है। और मैंने शायद पिछले कोर्स इवन सेमेस्टर्स के लिए कुछ पेपर्स भी बताए थे, जिन बच्चों ने उनको मान के पेपर दिए वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि मैंने जो बताया उनमें से कुछ मिला है नहीं मिला, जो भी है ना। जनरली अपनी तारीफ करने को हम हटाते हैं, उस बात से कोई सेंस नहीं है, इसलिए बस ये आपको बता रहे हैं कि इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। सर ऐसे कितने शेप फैक्टर हैं? रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगुलर और डायमंड। डायमंड भी इजी है और ये दोनों तो इजी हैं। ट्रायंगुलर में प्रॉब्लम है बच्चों। ट्रायंगुलर में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जब आप ट्रायंगल को बीच में से काटोगे तो ऊपर तो ट्रायंगल बनेगा बट नीचे ट्रायंगल नहीं बनेगा, नीचे कुछ और बनेगा, नीचे बनेगा ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का सीजी कितने पर होता है? ये जिस बच्चे को आता है उसके लिए तो इजी है, और नहीं आता है तब भी इजी है। कोशिश करेंगे अगली वीडियो बना करके उन दोनों शेप फैक्टर को करवा के दोनों शेप फैक्टर वाले टॉपिक खत्म कर दी जाए, ताकि आपका फर्स्ट यूनिट का एक मेजर डोमेन जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है बच्चों, ओके।